अस्सलामुअलैकुम। आज हम इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ को गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। सही है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ डेवलप व्हेन द इसोफेगल म्यूकोसा इज एक्सपोज्ड टू गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन इसोफेगाइटिस इन हार्टबर्न। बेसिकली हम कहते हैं कि जब हमारे पास इसोफेगस जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए प्रोलॉन्ग एक्सपोज हो, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस हो जाते हैं, उसको बेसिकली हम गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं। अगर यहाँ पर हम बना लें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास इसोफेगस हो गया और ये स्टमक हो गया, सही है। तो अगर गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो जाके इसोफेगस में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द क्या हो जाता है, इसोफेगस होता है और हार्ट बर्न होता है, सही है। और इस रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं, GERD, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ हम कहते हैं, सही है। फिर अब हम आते हैं सर्वल मैकेनिज़्म पैथोजेनेसिस की तरफ कि क्यों होता है, किस तरह होता है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास सर्वल मैकेनिज़्म होते हैं जो कि प्रिवेंट करता है जो स्टमक कंटेंट है इसोफेगस में ना आए, सही है। तो इस वजह से कौन से मैकेनिज़्म है यहाँ पे लेके इट इज सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम। द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्पेंचर इज रिइंफोर्स्ड बाय इंटर एब्डोमिनल प्रेशर। हम नॉर्मली हम कहते हैं कि जो स्पेंचर है ये यहाँ पर हमारे पास लोअर इसोफेगल स्पेंचर होता है जो कि बिलो होता है द डायफ्राम, सही है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जब इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये स्पेंचर हमारे पास क्लोज होता है, जिसकी वजह से वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो प्रिवेंट होता है इसोफेगस में जाने के लिए, सही है। और दूसरा हम कहते हैं कि जो हमारे पास इसोफेगस है ये बेसिकली ऑब्लिक, जो स्टमक के लिए तो ऑब्लिक होते हैं, इस तरह स्ट्रेट नहीं होते बल्कि इस तरह आया होता है, इस तरह हमारे पास यहाँ इस तरह आया होता है, सही है। तो बेसिकली हम कहते हैं अगर ये दोनों मैकेनिज्म फेल हो जाए तो इसकी जैसे हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होगा, सही है। When these anti-reflex mechanisms are lost, there is persistent exposure of the lower sphincter to acid, pepsin or bile result in esophagitis। हम कहते हैं अगर ये मैकेनिज्म जो है हमारे पास क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो स्टमक एसिड है या पेप्सिन है, बाइल है, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टमक से एसोफेगस में जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस हो जाता है, सही है। फिर हम कहते हैं कि देयर आर सेवरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस। हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस जो है उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व, अब हम वो डिस्कस करते हैं, सही है। डिक्रीज लोअर एसोफेगल स्पेंचर टोन। नॉर्मली द लोअर esophageal sphincter is tonically contracted, relax only during swelling। बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि अगर फूड जो है वो एसोफेगस में आ रहा होता है तो हमारे पास जो लोअर स्पेंचर है, यहाँ पर अगर हम देख लें ये लोअर स्पेंचर होता है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है, मीन ओपन होता है। और जैसे ही वो फूड चला जाता है तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये कंट्रैक्ट करता है, सही है। अगर ये मैकेनिज्म फेल हो जाए तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो एसिड कंटेंट है स्टमक का वो एसोफेगस में आ जाता है, सही है। तो यहाँ पर उन्होंने यही लिखा है कि हमारे पास जो है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट है, जिस पेशेंट में क्या होता है, जब वो लाइव पोजीशन में होता है या सो रहा होता है तो उसकी वजह से जो स्टमक कंटेंट है या स्टमक एसिड है वो जो है एसोफेगस की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस हो जाता है। या हम कहते हैं कि जब पर्सन जो है वो पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट हो या जो है वो टाइट क्लॉथ कपड़े पहनता हो, जिसकी वजह से इंटर एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब वो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये जो मोशन है बेसिकली लोअर स्पेंचर का ये जो है वो ओपन नहीं हो, मीन के वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इसोफेगल कंटेंट है वो कहाँ पे जाएगा, जो स्टमक कंटेंट वो हमारे पास इसोफेगस में चला जाएगा, सही है। तो ये एक मैकेनिज्म है। दूसरा हम कहते हैं डिफेक्टिव इसोफेजियल मोटिलिटी। This is reduced esophageal clearance of acid due to poor esophageal peristalsis lead to increased acid exposure time। बेसिकली हम कहते हैं कि जब हमारे पास इसोफेगल मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, इसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो इसोफेगल एसिड कंटेंट है वो बेसिकली क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास इसोफेगस जो है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एसिड को एक्सपोज होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस हो जाता है, सही है। नंबर
cause him delay esophageal emptying. Gastric emptying is delay in patient with reflux esophagitis. Reason is unknown. बेसिकली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो गैस्ट्रिक कंटेनर है वो एम्प्टी नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस हो सकता है। सही है। इसके बाद हम कहते हैं hiatus hernia. Hiatus hernia mean herniation of the part of the stomach into the chest. जब बेसिकली हम कहते हैं कि जब पार्ट ऑफ द स्टमक बेसिकली हर्निएशन हम कहते हैं, किसे कहते हैं हर्निएशन ऑफ द hiatus herniation बेसिकली हम कहते हैं हर्निएशन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टमक इनटू द चेस्ट। जब हमारे पास स्टमक पार्ट जो है वो चेस्ट में चले जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं हाइटस हर्निया कहते हैं। सही। इसके 2 टाइप है, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया और रोलिंग आर पेरा एसोफेगल हर्निया। सही है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो नंबर फर्स्ट है ये क्या है, स्लाइडिंग हाइटस हर्निया, और ये जो हमारे पास ये सेकंड नंबर है ये पेरा या रोलिंग हाइटस हर्निया है। सही है। इसमें स्लाइडिंग हाइटस हर्निया में हमारे पास क्या हो जाता है कि जो हमारे पास जो हर्निया है वो बेसिकली स्लाइड करता है गैस्ट्रो एसोफेगल जंक्शन पे। सही चले जाता है, और ये हमारे पास डायफ्राम से जो लोअर जो स्पेंचर है वो अबाउ दी डायफ्राम होता है। सही है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास जो स्पेंचर है उसका अबाउ द डायफ्राम है। सही है। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, जो स्पेंचर है या जो हर्निया है वो बेसिकली स्लाइड करता है कहाँ पे, गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन पे। सही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल पैरेलल है किसके, एसोफेगस के, और इसमें जो स्पेंचर है वो अपनी पोजीशन पे होता है और जो एसोफेगस है वो हमारे पास पैटर्न होता है। सही है। फिर हम कहते हैं फैक्टर प्रोमोटिंग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स। वो कौन से फैक्टर है जो हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स को प्रमोट करते हैं। सही। तो प्रेगनेंसी हो गया, ओबेसिटी हो गया, अगर हम चॉकलेट खा रहे, कॉफ़ी खा रहे या अल्कोहल इंजेक्शन कर रहे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज होगा। सही है। लार्ज मील हो गए, सिगरेट स्मोकिंग हो गए, ड्रग्स हो गए, एंटीकोलिनर्जिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट, ये सारे हमारे पास ड्रग्स जो है जो बेसिकली हमारे पास क्या करता है, जो स्टमक इसकी वजह से हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेगल डिजीज हो सकता है। सही है। और हाइटस हर्निया अभी हमने बताया कि किस तरह हाइटस हर्निया हमारे पास जो है वो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज काज करता है। सही है। फिर अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर। अगर पर्सन को क्या गैस्ट्रोएसोफेगल डिजीज़ हो गए तो उसमें क्लिनिकल फीचर हमारे पास कौन कौन से होंगे, हार्ट बर्न्स होगा, रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड होगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। हार्ट बर्न जो होगा बेसिकली हमारे पास सीवियर पेन होगा बिहाइंड द स्टर्नम के, और वो रेडिएट होगा टुवर्ड द थ्रोट होगा। सही है। रेडिएट करेगा टुवर्ड द थ्रोट। सही है। और इसमें हम कहते हैं कि बेसिकली हमारे पास जब ये भी हो सकता है अगर हम लिफ्टिंग करें या बाइंडिंग करें, स्ट्रेनिंग करें, जिसकी वजह से हमारे पास इंट्रा-एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इसके चांसेस और भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। सही है। इस तरह हम कहते हैं कि रिगर्जिटेशन of the food into the mouth partially when patient is lying condition। जब पेशेंट जो हमारे पास वो lying condition में या lying flat हो रहा है, सो रहा होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड हो सकता है कहाँ पे, माउथ में। सही है। इस तरह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया पेशेंट को हो सकता है, और इसमें हार्ट बर्न के सिम्टम ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट हो। सही है। इन्वेस्टिगेशन हमारे पास क्या क्या आता है, उसमें हम जो बेसिकली हम कहते हैं कि अलार्मिंग सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से एसोफेगिया है, सॉरी एसोफेगिया नहीं, डिस्फेगिया मीन कि उसको स्वेलिंग डिफ़िकल्टी हो। सही है। वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा और मेलिनिया होगा। सही है। फिर हम कहते हैं कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो हम परफॉर्म करते हैं। सही है। गैस्ट्रोएसोफेजियल डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। सही है। तो उसमें आता है 24-hour intraluminal pH monitoring. When the diagnosis is not clear on endoscopy, this test is performed to confirm reflex। हम कहते हैं कि जब हम एंडोस्कोपी करते हैं उसमें हमारे पास डायग्नोसिस क्लियर नहीं होते तो इसके बाद हम क्या करते हैं, 24-hour intraluminal pH monitoring करते हैं। सही है। इसमें हम क्या करते हैं, in this test the pH electrode is swallowed, position in the stomach, gradually withdraw across the lower esophageal sphincter and fix about 5 cm above the sphincter. The intraluminal pH is recorded by the pH sensitive probe। बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, अगर ये मैं बना लूँ, ये हमारे पास एसोफेगस होगा, ये स्टमक होगा। सही है। इसमें हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड या जो है वो स्वाला करते हैं जो स्टमक
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्टमक में ले आते हैं, सही है। फिर उसको हम दोबारा जो है वो बैकवर्ड पुल करते हैं और यहाँ पे हमारे पास अगर ये लोअर एसोफेगल स्पेंचर है तो इससे अबाउ 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर हम रख देते हैं, सही है। कितने आवर के लिए, बेसिकली 24 आवर के लिए। और ये हमारे पास क्या करता है, पीएच मॉनिटर करता है, सही है। अगर पीएच हमारे पास डिक्रीज हो जाए तो हम हमारे पास जो गैस्ट्रोएसोफेगल डिजीज़ है वो कंफर्म हो जाएगा, सही है। बेसिकली ये हमारे पास इलेक्ट्रोड मेथड है, सही है। और इसमें हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं रिफ्लेक्स की, सही है। सॉरी, मॉनिटर करते हैं पीएच का कि पीएच हमारे पास इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है कि नहीं। अगर डिक्रीज़ हुआ है मीन जब पीएच डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारे पास बेसिकली एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हुआ है, सही है। फिर हमारे पास नंबर 2 डायग्नोस्टिक है, वो है मोनोमेट्री। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म टू सी द एसोफेगल मोटिलिटी डिसऑर्डर। जब हम एसोफेगल मोटिलिटी डिसऑर्डर को देखते हैं तो किसकी जगह, तो कौन से मेथड के थ्रू हम देखते हैं, मोनोमेट्री में करते हैं, सही। इसमें हम क्या करते हैं कि कैथेटर जो है वो थ्रू नोज जो है एसोफेगस में हम क्या करते हैं, पास आउट करते हैं और वो हमारे पास जो है बेसिकली प्रेशर मेजर करता है विद इन द लोअर रीजन ऑफ द एसोफेगल स्पेंचर एंड द बॉडी ऑफ द एसोफेगस। इसमें हम जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं वो जो है हमारे पास बॉडी ऑफ द स्पेंचर और बॉडी ऑफ एसोफेगस और लोअर स्पेंचर में हमारे पास क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है, सही। इस तरह हमारे पास बेरियम स्वेलिंग है, इट इज़ लेस सेंसिटिव देन एसोफेगोस्कोपी, हाउएवर इट शो हाइड्रोसेनिया व्हेन रिफ्लेक्स ऑन बेरियम। बेसिकली हमारे पास अगर हम जो है हाइड्रोसेनिया को कंफर्म करने हैं तो इसमें हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बेरियम स्वालो जो हम परफॉर्म करते हैं, सही है। इस तरह हम इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस को थ्रू एसोफेगोस्कोपी के थ्रू हम देख सकते हैं, सही है। इस तरह हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जो है वो एसोफेगाइटिस है, बिनाइन एसोफेगल स्ट्रक्चर है, बेरियन एसोफेगस है। बेरियन एसोफेगस में हमारे पास क्या हो जाता है कि जो नॉर्मल स्क्यूमस एपिथेलियम ऑफ द एसोफेगस होते हैं वो जो है कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, सही। तो इसको हम बेरियन एसोफेगस कहते हैं, सही है। एनीमिया होता है और ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि हम जो है वेट को कम कर लें, अवॉइड स्मोकिंग, और जो मील है वो उसको स्मॉल अमाउंट में करके खाएं, मीन खानों को कम वॉल्यूम करके खाएं, सही है। अवॉइड अल्कोहल, टी, फैटी फूड, कॉफ़ी, चॉकलेट, ऑरेंज जूस। मीन एसिडिक फूड को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है, सही है। अवॉइड हेवी लिफ्टिंग, बेसिकली हमने हेवी लिफ्टिंग को अवॉइड करनी क्योंकि ये हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास रिफ्लेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सही है। वो स्पेंचर बेसिकली हमारे पास उसमें जो मोटिलिटी है या हम कहते हैं कि जो मूवमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, सही है। फिर हम कहते हैं कि ड्यूरिंग जब पेशेंट सो रहा हो तो उसको चाहिए कि वो अपना हेड जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 डिग्री केलाइन पोजीशन पे रखे, सही है। इस तरह हमने जो है वो लेट टाइम जो फूड है उसको अवॉइड करना है, सही है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे जिसमें हमारे पास गेविस्कोन आता है, सही। इस तरह हम कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सही है। और ये हमारे पास जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, बेसिकली हम जो है बिफोर द मील लेंगे, सही। इस तरह हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर ले सकते हैं, जो कि हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर बेसिकली हमारे पास जो पीएच एसिडिक प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज़ करेगा, सही है। एसिडिक सिक्रीशन है उसको डिक्रीज़ करेगा। और जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है उसको हम क्या कहते हैं, बिफोर द मील लेते हैं, 30 मिनट्स बिफोर द ब्रेकफास्ट है, बिफोर द मील लेते हैं, सही है। और मोस्ट उसमें जो ड्रग आते हैं वो प्रजोल आते हैं, ओमेप्राजोल, इज़ोमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, ये सारे प्रोजोल फैमिली का जो ड्रग्स है वो हमारे पास क्या आता है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर में आते हैं, सही। साइड इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर हमारे पास क्या क्या है, अगर हम जो है ओमेप्राजोल ले रहे हैं या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर ले रहे हैं तो हमारे पास चांसेस है कि पर्सन को क्या हो, हेडेक हो, डायरिया हो, कॉन्स्टिपेशन हो, एब्डोमिनल पेन हो, फीवर हो, वोमिटिंग हो, नोजिया हो, रेश हो, सही है। ये सारे इफेक्ट हमारे पास किस चीज़ के, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर के। इस तरह नंबर 3 जो हम मेडिसिन ले सकते हैं वो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, सही है, लेकिन ये लेस इफेक्टिव है देन द प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, सही। इसमें जो है टिडाइन, रेनिटाडाइन और फेमिटाडाइन, जो बेसिकली टिडाइन फैमिली है इसमें आता है, सही है। इसी तरह हम कौन दूसरे जो ड्रग्स लेते हैं वो है प्रोकाइनेटिक ड्रग। बेसिकली प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जो है वो हमारे पास जो है पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज़ करता है और गैस्ट्रिक एम्पटी को जो है वो स्पीड अप करता है, सही है। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, प्रोकाइनेटिक एजेंट
गैस्ट्रोकाइनेटिक एजेंट या प्रोकाइनेटिक। बेसिकली ये ड्रग क्या करते हैं, हमारे पास जो मोटिलिटी है उनको इंक्रीज़ कर देता है विदाउट डिस्टर्बिंग देयर रिदम। मीन कि जो रिदम है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन जो मोटिलिटी है वो कंट्रक्शन है और फोर्स ऑफ कंट्रक्शन उसको इंक्रीज़ कर देता है, सही है। और जो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स है हम कौन कौन से कंडीशन में ले सकते हैं, अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रोपेरेसिस हो या फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो, सही है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं। और जब हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स लेंगे तो हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स रिलीफ हो सकते हैं, सही है। तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हार्टबर्न, नीज या वोमिटिंग, ये हमारे पास सारे जो है जो सिम्टम्स है वो रिलीफ हो सकते हैं, सही है। और इसमें जो हमारे पास लास्ट में आप देखें प्राइड फैमिली जो है वो इसमें आते हैं, सही है। इस तरह हम सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम रिवाइज कर ले तो आज हमने जो है GRED गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ पढ़ा। बेसिकली हमने कहा कि जब हमारे पास गैस्ट्रिक कॉन्टिनेंट जो है वो इसोफेगस में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आते हैं या प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो है वो एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इसोफेगस हो जाता है और हार्ट बर्न हो जाते हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास फिर हमने कहा है कि डिफरेंट काजेज है वो हमें डिटेल से पढ़े, रिस्क पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे पास रिफ्लेक्स को इंक्रीज़ करता है, सही है। इसी तरह हम क्लिनिकल फीचर पढ़े। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास हार्ट बर्न आते हैं, रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड आते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आते हैं, सही है। और इन्वेस्टिगेशन में हम 24 आवर इंट्राल्यूमिनल पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, मोनोमीटरी करते हैं, बेरियम स्वेलिंग करते हैं, स्वालो करते हैं, सही। और इसोफेगोस्कोपी हम करते हैं, सही है। और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसोफेगाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इसोफेगस, फिर बेरेड इसोफेगस, एनीमिया, ये सारे हमारे पास जो है कॉम्प्लिकेशन है, सही है। और जनरली हम जो है वेट लॉस को रिड्यूस करेंगे, एसिडिक फूड को अवॉइड करेंगे, सही है। लेट टाइम जो मील है उसको भी अवॉइड करेंगे, सही है। और फिर स्मोकिंग को भी अवॉइड करेंगे, सही है। ये सारे हमारे पास जो है क्लिनिकल या हम कहते हैं जनरली मैनेजमेंट ऑफ दी GERD। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।